everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. And today we are going to study about philosophy, and the particular philosopher that we are going to study about is the Immanuel Kant. Kant, he was a German philosopher and he was born in 1724. So he is still considered as one of the most iconic and most influential figures in the modern philosophy. इसका जो काम है इट स्पैन्स मैनी एरियाज़, बहुत ज़्यादा फील्ड्स में जो है इसकी फ़िलासफ़ी आज तक बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज़ दैट ही प्रेजेंटेड फ़िलासफ़ी बेस्ड ऑन मोरालिटी, मतलब मॉरल फ़िलासफ़ी में इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इसकी काम का। तो एंड केंट इज़ ऑल्सो बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, जिसके अंदर ये मतलब इसका जो काम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, इसके अंदर ये बताता है, ही बेसिकली आर्ग्यूज़ के माइंड किस तरह शेप करता है, हाउ इट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, और मतलब क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एंड कैटेगरीज़ हैं जो कि हम उनको यूज़ करके हाउ वी मेक सेंस ऑफ इट। ठीक है, तो अगर आप लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं जैसे माइंड शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स और एक्सपीरियंस एंड हाउ वी कैन मेक सेंस ऑफ इट, तो आपको पता लग रहा होगा कि ये रैशनलिज्म की बात कर रहा है और रैशनल स्कूल ऑफ थॉट से या रैशनलिज्म से जो है इसका लिंक है। ठीक है, मतलब आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर ऑफ द हीगल की जो डायलेक्टिक्स मैंने डिस्कस की थी, उसके अंदर आई हैव टॉक्ड अबाउट एंड एक्सप्लेन्ड वेरी एक्सप्लिसिटली अबाउट द टू स्कूल्स ऑफ थॉट जो कि एपिस्टेमोलॉजी में है। वन इज़ द एम्पेरिसिज्म एंड द अदर इज़ रैशनलिज्म। एम्पेरिसिज्म जो है दैट डील्स विद के नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, वाइल रैशनलिज्म टॉक्स दैट वी डिराइव नॉलेज फ्रॉम अ रीज़न, फ्रॉम अवर इंटेलेक्ट। तो ठीक है, लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए। तो कहाँ यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ दोबारा कि आप लोग को रिकॉल भी हो जाए और किस तरह कैंट ने जो है एम्फेसिस दिया ऑन माइंड शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस। इसने मॉरल थ्योरी डिराइव की, डेवलप की बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो बहुत डिटेल में समझाती हूँ कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की थ्योरी कैंट का क्या मतलब था इससे। ठीक है, अभी अगर तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की अगर एक लाइन में भी बता दूं तो इसका ये मतलब है कि वो चीज़ें जो मतलब वी शुड ऑलवेज एक्ट इन अ वे दैट वी कैन बी विल टू द यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, मतलब हम हमेशा अपने आप को ऐसे पोजीशन में रखें कि अगर कल को हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मतलब हम दूसरों के साथ बुरा ना करें, मतलब अच्छाई होनी चाहिए। ठीक है, वी कैन विल टू बी द यूनिवर्सल लॉ, वी शुड एक्ट इन अ वे कि दूसरों को भी फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, अच्छाई मिले और हमें भी अच्छाई मिले। तो मतलब मॉरल फ़िलासफ़ी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। टॉकिंग अबाउट द वर्क्स एंड बुक्स ऑफ इमैनुअल कैंट, तो इसने लिखी थी क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, prolegomena of any future, metaphysics, groundwork of the metaphysics of morals, critique of practical reasons, and critique of judgment, religion within the bounds of bare reason, फिर perpetual peace, philosophical sketch और anthropology from the pragmatic view or point of view। तो ये बहुत important काम थे इमैनुअल कैंट के। कैंट की एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ते हैं तो एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर कैंट का ये मानना था कि ये बेसिकली नॉलेज के ऊपर होता है। तो किस तरह नॉलेज आता है, तो वो कहता है कि ह्यूमन माइंड जो है वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको रिटेन करता है। ठीक है, एंड ही ऑल्सो सेज कि कुछ इननेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि स्पेस एंड टाइम या कुछ नॉन मटेरियल चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन माइंड के लिए, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए टुवर्ड्स नॉलेज, और किस तरह माइंड जो है इन चीज़ों को शेप करता है और हमारे परसेप्शन बनाता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एथिक्स के ऊपर इमैनुअल कैंट ने की बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है, या यू कैन से कि फाउंडेशनल जो फ़िलासफ़ी है वो इमैनुअल कैंट की मॉरल प्रिंसिपल्स और एथिक्स के ऊपर है, क्योंकि क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न भी दिया था और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एक बहुत बड़ा चंक है इसकी फ़िलासफ़ी का। तो
कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स मैं आपको उसमें इंट्रोडक्शन में भी समझा चुकी हूँ कि वो एक्शंस हर इंडिविजुअल को चाहिए। इसने यूनिवर्सलाइज कर लिया था कुछ चीज़ों को कि वो एक्शन, गुडनेस इन द एक्शंस, के लोग करें वो काम, क्योंकि कल को अगर लोग बुरी सिचुएशन में हो तो उनके साथ भी अच्छा होना चाहिए। लाइक दे शुड थिंक अबाउट दैट सिचुएशन कि अगर कल को वो उस प्रॉब्लम में हो तो उनकी भी कोई हेल्प करे। सो लाइक ये गुडनेस इन ह्यूमन नेचर की बात करते हैं कि ह्यूमंस को जो है दे शुड एक्ट इन अ वे दैट दे विल टू बी द यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं तो रिपब्लिकन के ऊपर इनका जो वो था मतलब ही एडवोकेटेड फॉर द रिपब्लिकन काइंड ऑफ स्टेट वेयर पीपल आर एम्पावर्ड विद द पावर टू चूज देयर रिपब्लिक्स, और लोगों के हाथ में पावर होती है एंड दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट के लोग जो है फैसले करते हैं। और मतलब कैंट की फ़िलॉसफी इस तरह की थी कि मतलब पीपल आर सॉवरन। ठीक है, मतलब इस तरह रिपब्लिकन काइंड ऑफ गवर्नमेंट की बात की है। पॉलिटिकल फिलॉसफी जो कैंट की थी वो इस तरह की थी, ही एडवोकेटेड फॉर द पीपल्स वॉइसेस। ठीक है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स और हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव ये दो वो चीज़ें हैं जो कैंट की फ़िलॉसफी का फाउंडेशनल एस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स ये वो एक अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट मॉरल प्रिंसिपल है जो कि अप्लाई होता है ऑल रैशनल बीइंग्स के ऊपर। ठीक है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द इमोशंस एंड डिज़ायर, अगर आप लोग मतलब आप लोगों ने अपने इमोशंस और ऐसी सर्कमस्टांसेस को जो है साइड पे रख दिया, अगर आप जो है एक यूनिवर्सल लॉ बनना चाहते हैं, अगर आपको आप लोग मतलब ऐसे एक्शंस आपके जो कि यूनिवर्सल लॉ बन जाएं, ठीक है, ऑन द गुडनेस मत। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स जो है वो के मॉरल प्रिंसिपल्स जो है ये रीज़न पे होने चाहिए, इसकी यूनिवर्सलिटी और लीगैलिटी ऐसे होनी चाहिए कि वो जो है पॉजिटिविटी लाए, मतलब रादर देन प्रोमोटिंग पर्सनल डिज़ायर्स। ठीक है, तो ये इस तरह की जो है कैंट की कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स थी। और ये वो भी है कि मतलब जैसे हम कहें कि द किंगडम ऑफ एंड्स। ठीक है, मतलब ये वो सोसाइटी जैसे कि मतलब किंगडम ऑफ एंड का ये मतलब है कि वो सोसाइटी जैसे कि मतलब एवरी वन जो है वो मतलब उस तरह एक्शंस करे जैसे कि इन अकॉर्डिंग्स विद द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। ठीक है, जिसके अंदर हर इंसान का वो एक्शन इस तरीके से हो कि वो जो है यूनिवर्सल लॉ बन जाए। ठीक है, तो मतलब हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनहेरेंट वैल्यू की, डिग्निटी की, दूसरे इंसान की डिग्निटी की। ठीक है, एंड दे शुड केयर एंड वैल्यू फॉर दैट पर्सन। तो कैंट का जो है ना जो किंगडम ऑफ एंड्स है ये एक अल्टीमेट गोल है ऑफ द मॉरल एक्शंस एंड मतलब कि किस तरह रियलाइजेशन ऑफ जस्ट एंड मॉरल सोसाइटी होनी चाहिए एक स्टेट के अंदर। ठीक है, और ये वो सोसाइटी है जिसके अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स ये मतलब दे आर नॉट ओनली फॉलोड बट ऑल्सो इंटरनलाइज्ड के सही मतलब बिल्कुल रूट्स के अंदर जो है ना एक सोसाइटी की ये चीज़ें इनग्रेन्ड हो। ठीक है, इंडिविजुअल्स को जो है मतलब they should act in a way that they should sense the duty and respect for the inherent rational beings। ठीक है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हर कोई इस तरह एक्ट करे और इस तरह रिस्पेक्ट करे दूसरे इंसान की, तो ये अल्टीमेट गोल है ऑफ द मॉरल एक्शंस और किस तरह रियलाइजेशन होगी ऑफ द जस्ट एंड मॉरल सोसाइटी। तो कमिंग टूवर्ड्स द अदर पोर्शन ऑफ दिस डिबेट तो वो है हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जैसे ये कंडीशन है कि मतलब ठीक है ये कुछ कंडीशंस में अप्लाई होते हैं और ये यहाँ पे जो है डिपेंडेंट प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने कोट की हुई है जैसे कि इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी देन यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, डिपेंडेंट है ऑफ द एक्शन एंड सिचुएशन। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि आप हेल्दी ना हो तो देन यू डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली एंड यू डोंट ईट प्रॉपरली। यही बात है ना कि प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया कि एक्शंस जो हैं ये मॉरली राइट हैं, रॉन्ग हैं, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है ऑन देयर एबिलिटी टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम। तो समरी में फिर हम यही कहेंगे कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स और हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स वो चीज़ें हैं कि एक जो फॉर्मर है कैटेगोरिकल वाला वो अनकंडीशनल और वो एब्सोल्यूट है, जबकि हाइपोथेटिकल वाला वो कंडीशनल है और वो डिपेंडेंट है ऑन द स्पेसिफिक गोल एंड सर्कमस्टांसेस। लेकिन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में वो सोसाइटी जो है उसके रूट्स ऐसे होने चाहिए, उसके इंडिविजुअल्स ऐसे होने चाहिए कि वो जो है ऐसा कुछ वो सर्कमस्टांसेस को ना देखें, मतलब हर तरह जो है ना गुडनेस शुड बी यूनिवर्सलाइज्ड। कैंट की फ़िलॉसफी में उसने अपनी जो है दो डिस्टिंक्शन या दो रेल्म्स या टू स्फेयर्स बताए हैं जो कि एक का नाम है नॉमिनल एंड द अदर वन इज़ फिनोमिनल।
ये वो दो स्फेयर्स हैं, फील्ड्स हैं, डोमेन्स हैं या रेल्म्स हैं जिसके अंदर इसने फंडामेंटल डिवीजन बताई है। और डिवीजन किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, हमारा माइंड कैसे किन चीज़ों को ग्रैस्प करता है। तो वो कहते हैं कि नॉमिनल जो है ना वो ये थिंग इन इटसेल्फ होती है, ठीक है, मतलब ये असली चीज़ होती है एंड दैट इज़ बियॉन्ड रियलिटी परसेप्शन, दैट इज़ बियॉन्ड परसेप्शन। मतलब इसको जो है ना ह्यूमन माइंड या ह्यूमन जो है उसको ग्रास्प नहीं कर सकता, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये अननोन होती है और अननोएबल होती है। कैंट कहता है कि हम कभी भी जो है इन चीज़ों को डायरेक्टली एक्सपीरियंस या डायरेक्टली समझ नहीं सकते, ठीक है। ये नॉमिनल वर्ल्ड होता है और हमारी जो जितनी भी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे माइंड की कैपेबिलिटीज़ हैं, ये लिमिटेड हैं टू द फिनोमिनल वर्ल्ड ओनली। जो फिनोमिनल दूसरा जो रेल्म है, वो कहते हैं कि हमारा माइंड जो है वी कैन नॉट ट्रांसेंड दीज लिमिटेशंस के टू ग्रास्प द थिंग्स इन इटसेल्फ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नॉमिनल जो है ये बिल्कुल एक ये वाला जो रेल्म है ये एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट हमें बताता है और इसी से हमें हमारे माइंड की बाउंड्रीज़ का पता चलता है कि हम कुछ चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर सकते या हमारा नॉलेज उस एक्सटेंट तक नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस बाउंड्री तक कि हम उसको ग्रास्प कर सकें, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना, जैसे नॉमिनल की हम इस तरह ले सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कि अल्टीमेट नेचर ऑफ मैटर जैसे कि होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक फंडामेंटल लेवल होता है, मतलब हम बिल्कुल मतलब बियॉन्ड आवर करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर हम कहें कि ट्रू नेचर ऑफ गॉड है, मतलब गॉड एग्जिस्ट, तो अल्टीमेट नेचर ऑफ द थिंग है कि मतलब हम ह्यूमन माइंड उसको इमेजिन ही नहीं कर सकता द ट्रू नेचर ऑफ गॉड। हम कैसे, हमारा लिमिट कहाँ तक है? हमारी लिमिट ये है दैट वी एक्सपीरियंस द नेचर, वी लुक इनटू द थिंग्स के आसमान किसने बनाया, पहाड़ किसने बनाई, ये दुनिया कैसे आई, ठीक है। हम मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, लेकिन हम उस लेवल तक हमारा माइंड जाता ही नहीं है। आप जितना भी सोच लें आपका माइंड नहीं जाता एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द ट्रू नेचर ऑफ गॉड। मतलब ये जो है ना, ये कैंट इसकी ये नॉमिनल जो है इसके बारे में डिस्कस करता है कि हमारी जो ह्यूमन माइंड है वो कुछ परसेप्शंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जबकि अगर हम फिनोमिनल की बात करें तो फिनोमिनल वो चीज़ें हैं, कैंट कहता है कि हम इनको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि ये वो अपीयरेंसेस होती हैं और हमारे वर्ल्ड में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। हमारे सेंसेस के थ्रू हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ और एबिलिटीज़ इतनी हैं कि हम इनको ग्रास्प कर सकते हैं। ऊपर से ये कहता है कि हमारा जो मतलब इसकी जो अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लें तो ईजीएस्ट एग्जांपल मैं दूंगी आपको, वो है जैसे रेड कलर या द टेस्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी या द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजुअलिटी, ठीक है। ये चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैंट की फ़िलॉसफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर जो है वो ट्रांसेंडेंटलिज्म है, ठीक है, जिसके अंदर लॉजिक और ट्रांसेंडेंटल डायलैक्टिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर हैं इसकी फ़िलॉसफी के अंदर। तो जो ट्रांसेंडेंटल लॉजिक है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें इंसान जो है अपना माइंड इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम डायरेक्टली तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है हम उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि अगर एक बॉल है वो टेबल के ऊपर है और वो नीचे गिर जाता है टेबल से, तो आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व करके फील हो जाता है कि मतलब ये अब टेबल पे लगेगा तो वापस ऊपर आएगा, मतलब कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला जो फिनोमेना होता है। तो स्पेस एंड टाइम की भी इसी तरह बात करते हैं। तो आप तो कभी भी आप लोग जो हैं, अगर आप लोग स्पेस और टाइम का सोचें तो हम तो इसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन अपने नॉलेज के थ्रू, अपने रैशनल के थ्रू, अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम स्पेस और टाइम के कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं हम पढ़ते हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो कि हमारा माइंड हमें अलाउ करता है और हम किस तरह इस वर्ल्ड को परसीव करते हैं, ठीक है। आप अगर एक और एग्जांपल देख लें, जैसे हम सब्सटेंस की बात करते हैं, कोई भी सब्सटेंस, चलिए टेकिंग द एग्जांपल ऑफ चेयर, ठीक है। आप मतलब हमें तो पता है ना कि चेयर, क्योंकि मतलब हमने इसको ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि ये जो सब्सटेंस है ये मतलब वुड जो है वो चेयर बनाता है, ठीक है। हम तो डायरेक्टली इन चीज़ों को परसीव नहीं कर सकते।
ये हमने अपने माइंड से नॉलेज डिराइव किया हुआ है कि इस वुड से ये चेयर बनी है, ठीक है। तो मतलब इसकी फिजिकलिटी जो है वो हमने अपने नॉलेज से डिराइव की हुई है। जबकि ट्रांसेंडेंटल लॉजिक जो है, ट्रांसेंडेंटल डायलैक्टिक्स जो है, डायलैक्टिक्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये पैराडॉक्सेस ऑफ रीज़न के ऊपर बात करती है। और मतलब जैसे कि इन अ सेंस के हम अब मोस्टली जो है हम जो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है ये इल्यूजनरी है, ठीक है। इल्यूजन्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ आवर परसेप्शन। हम इसको ग्रास्प नहीं कर सकते। हम उस जगह को देखते हैं, हम उस दुनिया को देखते हैं जो कि हमें नज़र आती है, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है डायलैक्टिक वाला, ये बियॉन्ड है टू द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रीज़न, ठीक है। और ये हमें फॉल्स बिलीव्स भी दे सकती है क्योंकि ये इल्यूजन्स हैं सिर्फ। तो इल्यूजन्स किस तरह के देखें, अगर आप, ये हमारी टेंडेंसी ही नहीं है कि ह्यूमन माइंड इन चीज़ों को समझ सके। मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, अगर इन दो क्वेश्चंस को देखें, या हम ये क्वेश्चन करें कि जैसे इज़ द यूनिवर्स फाइनाइट या इनफाइनाइट। चलें अगर हम कहें कि इट्स फाइनाइट, तो एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट लाइज बियॉन्ड दैट एज। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि दैट इज़ बियॉन्ड अवर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। हमारा माइंड इन चीज़ों को रीच नहीं कर सकता। तो ये हमारे माइंड की लिमिटेशन है इस वर्ल्ड में, और ये हमें बताता है कि हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिमिट्स हैं हमारे ह्यूमन रीज़न की। और ये क्वेश्चंस है, बिग क्वेश्चंस हैं, मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारी इट इज़ बियॉन्ड आवर एबिलिटी टू आंसर दिस क्वेश्चंस। We came to the concluding portion. Thanks for watching. I hope it was helpful. So like, subscribe and share. So see you in the next video. Take care.